A very good morning to everyone. Welcome back to my channel. Today we are going to continue our unit, that is Indian Contract Act 1972 of Business Law. हमने इसका फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो उस वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, ऑफर, एक्सेप्टेंस सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि कोई भी जो पार्टी है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि वो साउंड माइंड होनी चाहिए, कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एज शुड बी अबव 18 होनी चाहिए, जिससे कि वो कैपेबल हो हर एक चीज़ को अंडरग्राम करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये कैपेसिटीज़ होती हैं दोनों पार्टीज़ की। अंडर सेक्शन 10 आता है कि वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। अंडर सेक्शन 11 में आता है कि हर एक पर्सन जो है दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, एज की माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए, एज शुड बी अबव 18 होनी चाहिए, और हर साउंड माइंड, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये सेक्शन 3 चीज़ों से डील करता है। सबसे पहला है डिस्क्वालिफिकेशन बाय इन्फेंसी, मतलब कि अगर कोई भी इंसान अबव 18 नहीं है या फिर माइनॉरिटी है एज की कास्ट पे, तो वहाँ पर हम इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को। सेकंड है डिस्क्वालिफिकेशन बाय इंसेंटिव, इट मीन्स लूनेसी, मतलब पागलपन या अनसाउंड माइंड जो भी है, उससे भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर तीसरी केस, कोई भी उसके डिस्क्वालिफिकेशन बाय पर्सनल लॉस पे कोई केस चल रहा है ऑलरेडी से, इंसॉल्वेंट है, वो ऑलरेडी दिवालिया घोषित करा जा चुका है, जिससे कि वो कोई भी कैपेसिटी नहीं है, उसके पास कंसिडरेशन नहीं है पेमेंट के लिए, तो इस केस में भी हम उसे डिस्क्वालीफाई कर देते। सबसे पहले हम आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन बाय इन्फेंसी, यानी कि एज की मेजॉरिटी पर हम किस तरीके से डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो दोनों पार्टीज़ हैं उनकी जो एज है वो इतनी तो होनी चाहिए कि वो हर एक लीगल इम्प्लीकेशंस को समझ सकें और मैच्योर माइंड हो, उनका कोई बच्चा माइंड ना हो, जिससे कि वो चीज़ों को समझ ना पाएँ। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1875 के थ्रू बताया गया है। यहाँ पर पहले क्या होता था कि अबव 18 चाहिए होता था, पहले चलता था, पर लेकिन अब 21 ईयर्स और अबव 21 को कंसीडर करा जाता है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं कि लॉ कौन कौन से रिलेटेड है माइनर्स एग्रीमेंट से। तो सबसे पहला है कि अगर आपकी एज 21 और 21 से अबव नहीं है तो वो एग्रीमेंट जो आप कर रहे हैं वो वॉइड माना जाता है, स्टार्टिंग से ही उसको वॉइड कर दिया जाता है, ये इलीगल माना जाता है, अनलॉफुल माना जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। माइनॉरिटी एज में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता। फर्स्ट तो है कि ये वॉइड माना जाता है। सेकंड है कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं होती है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होता है, क्लैरिटी नहीं होती है यहाँ पे। अगर आप माइनॉरिटी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको रेक्टिफिकेशन नहीं मिलती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की ही अनुमति नहीं मिलती है, वो अनलॉफुल माना जाता है, वॉइड माना जाता है। तो नेक्स्ट है नो रेस्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है जैसे देखो दो पार्टीज़ हैं वो बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कोई भी पार्टी है उसको सेकंड पार्टी से कोई भी फ़ायदा है, कंसिडरेशन में उसको कुछ मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रही है, तो इसको ही हम रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। जहाँ पर कोई भी दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी से कोई भी कंपनसेशन मिलती है, कोई भी फ़ायदा होता है, बेनिफिट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कर लेते हैं माइनॉरिटी में भी, अंडर एज में भी कर लेते हैं, बट ये कोई भी लॉफुल नहीं होता। बेशक से आपको कुछ भी बेनिफिट्स हो रहे हों उससे सेकंड पार्टी से, लेकिन एज शुड बी मैटर हियर। आप उसे अंडर एज में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये इलीगल होता है और अनलॉफुल होता है। तो यहाँ पे अगर आप एज के नहीं है, माइनॉरिटी एज है, तो आपका कोई भी रेस्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर आपको कोई बेनिफिट भी है तो वो नहीं मिलेगा इस केस में। नेक्स्ट है हमारे पास नो एस्टॉपल। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी इंसान है, कोई भी पार्टी है, वो क्या करती है अपने आप को कंसीडर कर लेती है कि मैं अबव 18 हूँ, बट वो अबव 18 नहीं होता है। तो इस केस में भी वहाँ पर एविडेंस एक्ट होता है 115, सेक्शन 115 ऑफ द एविडेंस एक्ट 1872। इस केस में आप अप्लाई तो कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग छुपा लेते हैं कि हाँ हम अबव 18 हैं, अबव 21 एज हैं, बट वो नहीं होते हैं उस एज के, ये मिसलीडिंग करते हैं वो वहाँ पर। तो इस केस में भी इनको ये एग्रीमेंट नहीं करना है, ये अनलॉफुल है। और कई बार क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से एविडेंस एक्ट को तोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको सज़ा भी मिल सकती है, आपके साथ कंपनसेशन भी ली जा सकती है। इट इज़ लाइक दैट। तो कुछ लोग जो होते हैं वो कंसीडर करते हैं फॉर द डिफेंस, बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय लॉ। नेक्स्ट है कि माइनर्स अगर कोई भी डील करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सज़ा नहीं मिलेगी, कि वो सज़ा से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट
3 के अकॉर्डिंग कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई भी माइनर हो या फिर कोई भी हो, अगर माइनर होते हैं तो यूजुअली क्या करते हैं वो उसके पेरेंट्स वगैरह को हार्म करते हैं। हाँ, अगर माइनर्स नहीं होते हैं तो उनको खुद को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो। तो ये कई बार कुछ इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, बट स्टिल वी नीड टू पे आउट, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में करें या चाहे किसी के भी, उनको सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। इफ़ दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ चीटिंग दे शुड पे आउट दैट थिंग। नेक्स्ट आता है माइनर एज अ बेनिफिशियरी। इसका मतलब होता है जो माइनर्स होते हैं जब वो कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इधर तो वो करते नहीं हैं, और अगर वो करते हैं तो उनको बहुत सारे, कई बार क्या होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे माइनर्स को करनी पड़ती हैं, कोई भी डील है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इस केस में उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी भी प्रोवाइड होती है, जहाँ पर टीचिंग है, इंस्ट्रक्शंस है, एम्प्लॉयमेंट्स है, ये सब ज़्यादातर माइनर्स को प्रोवाइड करी जाती है। इंग्लिश लॉ के अंदर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनर के बेनिफिट के लिए एनफोर्सिएबल है, कि अगर हाँ माइनर का कहीं पे बेनिफिट हो रहा है तो वो एनफोर्सिएबल है। बट अपने इंडिया के लॉ में सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि सारे के सारे माइनर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माने जाते हैं। तो अगर ये बेनिफिट्स हो रहे हैं, कहीं भी वो एजेंट की तरह काम करते हैं, पार्टनर बन जाते हैं, तो वो सिर्फ इंग्लिश लॉ के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं माइनर एज एजेंट। माइनर को हम एज एजेंट, जहाँ पर हम अपने हर एक डीलिंग्स करते हैं अदर पार्टीज़ के साथ, तो उसको हमें सिर्फ एक एजेंट बनाकर ले जा सकते हैं कि हाँ वो हर एक चीज़ को दोनों पार्टीज़ को समझा सके, वो एजेंट्स के रूप में काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है माइनर एज अ पार्टनर। माइनर को हम कभी भी पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम कोई भी पार्टनरशिप करते हैं तो वो फुल फ्लैश पार्टनरशिप होती है, जहाँ पे 2 पार्टनर्स चाहिए होते हैं, दो से ज़्यादा। तो ये 2 पार्टीज़ के बीच की बात है, जहाँ पर एक मैच्योर पर्सन चाहिए होता है चीज़ों को, फर्म को समझने के लिए। तो माइनर कभी भी पार्टनर नहीं कर सकता, पार्टनरशिप में कभी भी वो पार्टनर नहीं बन सकता। नेक्स्ट हम आते हैं माइनर एज मेंबर ऑफ अ कंपनी, कि माइनर जो होता है वो मेंबर बन सकता है क्या कंपनी का? तो ऐसा नहीं है, वो मेंबर नहीं बन सकता है किसी भी कंपनी का, क्योंकि वो इनकम्पिटेंट होता है, क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एंटर होने में वो इनकम्पिटेंट होता है, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई वो कभी भी मेंबर नहीं बन सकता है कंपनी का। बट क्या होता है कई बार इंग्लिश लॉ के थ्रू वो जो है वो अलॉट कर सकता है शेयर्स। आपने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, सबसे पहले वो एप्लीकेंट डालते हैं, उसके बाद हम शेयर्स अलॉट करते हैं। तो जो माइनर्स होते हैं वो शेयर अलॉट कर सकते हैं कंपनीज़ के, बिकॉज ऑफ कंपनीज में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। तो क्या होता है कि छोटे मोटे काम, शेयर्स को अलॉट करना, ये सब काम जो है वो माइनर्स को दे देते हैं, जिससे कि जो मालिक है उनका काम बचता है। तो दिस इज़ व्हाट कि यहाँ पे हम माइनर्स जो होते हैं वो अलॉट कर सकते हैं शेयर्स, उस पर अपना नाम लिखकर, बट उन्हें कोई भी लाइबिलिटी नहीं उठानी पड़ेगी। बस ये सिर्फ इंग्लिश लॉ के थ्रू बताया गया। इंडियन लॉ के थ्रू तो किसी भी कीमत पर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इधर वो अलॉट शेयर हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट हम आते हैं श्योरिटी ऑफ फॉर अ माइनर। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल किसी भी माइनर ने किसी को लोन प्रोवाइड करा है, तो वहाँ पर जो उसकी पेमेंट है वो माइनर की लाइबिलिटी नहीं होगी, वो कंपनी की लाइबिलिटी होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ ही वाज माइनर, और यहाँ पर उसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है कि वो देगा लोन, नहीं देगा। तो यहाँ पे ये लाइबिलिटी बनती है पार्टनर्स की, कंपनी की लाइबिलिटी बनती है, किसी भी माइनर की लाइबिलिटी नहीं बनती है। नेक्स्ट है मॉर्गेज एंड सेल्स इन फेवर ऑफ माइनर्स। इसका मतलब होता है कि कोई भी हम सेल्स करते हैं या फिर कोई भी हम प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं, वो भी विद फेवर ऑफ माइनर, तो ये वॉइड माना जाता है। कोई भी माइनर जो है वो कभी भी सेल्स और मॉर्गेज की यानी बिल्डिंग्स की, वो कभी भी प्रॉपर्टीज़ की सेलिंग नहीं कर सकता है। तो ये पूरी तरीके से वॉइड माना जाता है दोनों पार्टीज़ के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं कि माइनर जो होता है वो कभी भी डिक्लेयर नहीं होता, दिवालिया इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होता। सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लिएबल होती हैं उसकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए। पर्सनली आप उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हेड्स आते हैं अंडर द माइनर्स। मैंने जैसे आपको पीछे पढ़ा चुके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो फुल एंड फाइनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लॉफुल होते हैं, इट इज़ कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। जहाँ पे हम गुड्स और सर्विसेज की भी लेन देन करते हैं और लोन्स की भी लेन देन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये गवर्नमेंट और लॉ के द्वारा वैलिड होता है। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब हम 2 पार्टीज़ जो है वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं और किसी एक पार्टी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बीच में ही टूट जाता है विदाउट एनी कंसल्टेशन। तो उस केस में हम उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जो इन बिटवीन आकर के ख़त्म होता है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्टार्टिंग से ही अनलॉफुल होते हैं, इलीगल होते हैं, जिसको हम स्टार्टिंग से ही ख़त्म कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम फर्दर बढ़ते हैं डिस्क्वालिफिकेशन बाय इंसैनिटी। इसका मतलब होता है, इंसैनिटी मतलब होता है पागलपन। कोई भी इंसान जो अनसाउंड माइंड होता है, जो
कैपेबल नहीं होता है कोई डीलिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसे हम इंसैनिटी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 12, कोई भी जो पर्सन है जिसको अनसाउंड माइंड बोलते हैं, इमेच्योर बोलते हैं, इट इज़ लाइक दैट, तो वो कोई भी पर्सन जो है वो कभी भी कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको साउंड माइंड होना चाहिए, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कोई भी कांटेक्ट करने की। तो इट इज़ लाइक दैट, तो आप यहाँ पर कोई भी इंसान पर्सन कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो आते हैं सबसे पहले हम, कोई भी इडियट होता है वो कभी भी कोई भी एग्रीमेंट कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। इडियट यू कैन से वो पर्सन जो डिवॉइड होता है किसी भी फैकल्टीज़ के लिए, उसकी जो थिंकिंग है वो रैशनल नहीं है। अनसाउंड माइंडेड पीपल होते हैं वो, जो फालतू की बातों की जजमेंट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इडियट पीपल। तो दे कांट डू एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आते हैं ल्यूनेटिक। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, वो पर्सन होते हैं जो अनसाउंड माइंड होते हैं, जो पागल होते हैं, पागलपन जिसे हम कहते हैं। तो ल्यूनेटिक पर्सन भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनसाउंड माइंड होते हैं, उनको नहीं पता कि किस सेंस में क्या बोलना है। इट इज़ कॉल्ड ल्यूनेटिक पीपल। नेक्स्ट होते हैं ड्रंकर्ड्स। इसका मतलब होता है जो इन्फ्लुएंस होते हैं, जो ड्रंक और ड्रिंक वगैरह करते हैं, ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इन पीपल को हम ड्रंकर्ड्स बोलते हैं। ये कभी भी कोई भी कोर्ट में जजमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, ये वॉइड माना जाता है और अनलॉफुल माना जाता है। तो ये 3 तरीके के लोग कोई भी एग्रीमेंट में कंसीडर होते हैं, तो इनको हम अनसाउंड माइंड पीपल बोलते हैं। तो इनको हम कुछ भी, ये डिस्क्वालीफाइड होते हैं बाय इंसैनिटी। अब कुछ लोग होते हैं जो डिस्क्वालीफाइड होते हैं एनी अदर लॉ के थ्रू, लाइक एलियन एनिमीज़। इसका मतलब होता है जो हमारी कंट्री के सिटीज़न नहीं होते हैं, इंडियन सिटीज़न नहीं होते हैं, उसे हम एलियन बोलते हैं। एलियन एनिमी होती है, वो हमारी कंट्री के नहीं होते हैं, वो स्टेट और सॉवरन एज पीस ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया के साथ सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं बट वो हमारी कंट्री के होते नहीं हैं। वो रेस्ट्रिक्शंस होती है कि हम उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते, कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं अपनी इंडिया के साथ। कोई भी एलियन एनिमीज़ के साथ अगर हम कांटेक्ट करते हैं तो वो वॉइड कांटेक्ट, इलीगल कांटेक्ट माना जाता है, वो कंसीडर नहीं होता लीगल कांटेक्ट्स में। नेक्स्ट आता है कोई भी फॉरेन सॉवरनर्स एंड एम्बेसडर्स होते हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ होती हैं, फॉरेन स्टेट में जो लोग रहते हैं, वो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियली वो यहाँ पर कोई स्टेबल नहीं करते, सो दे कांट एंटर इन एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेशंस। क्या होते हैं कॉर्पोरेशंस? एक वो आर्टिफिशियल पर्सन या आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो कंपनी के रजिस्टर्ड में तो होती है, बट ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ किनकी कोई भी फिजिकल बॉडी कोई भी फॉर्म नहीं होती है। सिर्फ आपने सुना होगा कि कोऑपरेटिव बॉडी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो लोग होते हैं जो एमओए के द्वारा तो रजिस्टर्ड होते हैं बट इनकी कोई भी स्टैच्यूरी बॉडी नहीं। आपको इतना याद रखना है कि कॉर्पोरेशंस भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फॉरेन सॉवरनर्स एंड एम्बेसडर्स भी होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन सकते हैं बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंसेंसी। नेक्स्ट हम आते हैं कन्विक्ट। क्या होते हैं कन्विक्ट? एक वो पर्सनैलिटी होते हैं, कन्विक्ट मतलब होता है दोषियाँ, जो ऑलरेडी उनके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा होता है, जब तक वो पार्डन घोषित नहीं हो जाते, पार्डन मतलब होता है माफ़ी उनको नहीं मिल जाती है बाय द कोर्ट बाय द लॉ, तब तक वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन या फाइल नहीं कर। हम अपने सबसे अच्छे टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज़ कंसिडरेशन। ये एक इसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। ये दो पार्टीज़ जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन कर रही होती है, फ्रेम कर रही होती है, तो वहाँ पर जो कोई भी पैसा इन रिटर्न में देना या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमें इन रिटर्न में अगर सेकेंड पार्टी को देनी है, लाइक दो पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक ने इसको ऑफर किया और एक ने एक्सेप्ट कर लिया, तो जिसने एक्सेप्ट किया है, जिसने ऑफर किया, उसको रिटर्न में उसको कुछ देना है कॉन्ट्रैक्ट के बाद, इट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है क्वैड प्रो क्यू। इसका मतलब होता है इन रिटर्न समथिंग, कुछ रिटर्न में देना। प्रॉमिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉमिस, जब हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहाँ पे सब कुछ प्रॉमिसिंग ऑलरेडी सब कुछ रिटर्न होता है एग्रीमेंट के अंदर, तो इट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन, कुछ भी इन रिटर्न में देना। तो वैल्यूएबल थिंग होनी चाहिए। यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, इट इज़ द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट एंड द प्रॉमिस दस फॉर द वैल्यू इज़ एनफोर्सेबल। जो वैल्यू है वो एनफोर्सेबल होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किया, आपने नकली नोट उसे दे दिए, आपने बाटा सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिज़ाइन होगा जिस पे दोनों पर्सन एग्री होंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि मनी हो या कुछ भी हो, जिस पे दोनों पार्टीज एग्री होती है, वो होती है हमारी कंसिडरेशन। तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं कंसिडरेशन के। फर्स्ट है कि कंसिडरेशन जो है वो डिज़ायर हो, ये जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टी जो एग्री होनी चाहिए, प्रॉमिसर के डिज़ायर पे होना चाहिए, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों ही इस केस में एग्री होने चाहिए।
हाँ, अगर कोई भी कंसिडरेशन जो है दो पार्टीज़ हैं, अगर किसी कोई सी भी थर्ड पार्टी की डिज़ायर से कोई भी थ्रू द कोई भी कंसिडरेशन जो है वो पास हो रहा है, तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं होता है। लाइक दो पार्टीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और थर्ड कोई भी पार्टी आके कहती है कि नहीं, इसका कंसिडरेशन इसके बिहाफ में मैं दे रहा हूँ, तो ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फाइल नहीं होता है। आप उसके बिहाफ पे कुछ भी नहीं कर सकते। दो पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन कर रही हैं, दे शुड फुलफिल देयर टर्म्स ओन, तो हमें यहाँ पर उसकी कंसिडरेशन को मायने रखना चाहिए और प्रॉमिसर को एग्री होना चाहिए और प्रॉमिसी को भी उस कंसिडरेशन पर। नेक्स्ट आता है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी एंड एनी अदर पर्सन। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि दो पार्टीज़ के बीच में ये बात रहनी चाहिए, लेकिन इंडियन ये जो था वो इंग्लिश लॉ के थ्रू था कि सिर्फ प्रॉमिसी और प्रॉमिसर के बीच में ये बात रहनी चाहिए। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो वहाँ पे जो कंसिडरेशन कहता है वो ये कहता है कि आप थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो उसके बिहाफ पे वैलिड अगर पेमेंट करता है तो इट शुड बी वैलिड। तो ये कुछ इस तरीके से कुछ लॉज बनाए गए हैं कि इंग्लिश लॉ की तरफ से कुछ और, लेकिन हमें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ से पढ़ना है, क्योंकि वैसे इंग्लिश लॉ की ये वाली जो लॉ है वो बहुत सही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व होती है तो बहुत ज़्यादा क्योर्स बढ़ जाते हैं। स्टिल वी नीड टू स्टडी ओनली कि इंग्लिश लॉ क्या कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ क्या कहता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है कि कोई जर्नल रूल होता है कि अगर दो पीपल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ पर दो पार्टीज़, तो वहाँ पे कोई थर्ड को वहाँ पर स्ट्रेंजर जो है उसको नहीं वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए वहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच में। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रिविटी प्राइवेसी चाहिए होती है कुछ कॉन्ट्रैक्ट की। फॉर एग्जांपल जैसे कि दो ए और बी हैं, वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एग्री है किसी भी कंसिडरेशन पे, तो सी आता है, सी कहता है नहीं नहीं भाई मैं दखल दूंगा, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, मैं ये। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर ए जो है वो अपना डिफेंस खुद कर सकता है। तो यहाँ पर ये होता है क्योंकि हम इस वजह से साउंड माइंड पीपल लेते हैं जो अपना डिफेंस खुद कर सके, हम किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करते, तो इसे प्राइवेसी बोलते हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट आते हैं हम जब कोई भी कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता। कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता। फर्स्ट आता है, ये सेक्शन नंबर 25 के अंदर आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो ये होता है कि प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ कोई भी आपके दो पार्टीज़ हैं, उनकी कुछ पर्सनल लाइफ है या फिर कुछ वो रिलेशनशिप है पर्सनली, तो वहाँ पे वो अकाउंट ऑफ लव, अफेक्शन और नेचुरली भी उस चीज़ को कर सकते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो ये एक्सेप्टेड है इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशन फ्रॉम योर फैमिली साइड, यू कैन गो थ्रू विद इट। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता है, बट ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। दे आर माई फैमिली मेम्बर्स, दे आर माई रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट आता है प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विस। तो आपका जो प्रॉमिस है वो वॉलंटरी को सर्विसेज की कंपनसेट करने की। इसका मतलब होता है कि जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो अगर वो डन हो जाता है तो आपकी जो प्रॉमिसी है वो आपको वॉलंटियर्स को, जो आपने जिन लोगों को बुलाया था, जिन लोगों से आपने सर्विसेज ली हैं, जिन्होंने आपको सर्विसेज दी हैं, यू शुड पे आउट टू देम ऑल्सो। तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली तो वो होती है कि आप जब वॉलंटियर्स को कोई भी बेनिफिट्स देते हो तो आपका वो प्रॉमिस फुलफिल होता है। सेकेंडली होता है कि इंटेंशन होना चाहिए प्रॉमिसर का कि वो कंपनसेट करेगा प्रॉमिसी को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने कंसिडरेशन नहीं दिया है दैट इज़ फाइन, लेकिन आपको कोई इंटेंशन नहीं है इन फ्यूचर कि आप उसे कंसिडरेट करोगे, तो यहाँ पे कंसिडरेशन की नीड नहीं होती है। स्टिल आपको इंटेंशन होना चाहिए कि आप इन फ्यूचर आप उसको कंपनसेट करोगे। नेक्स्ट आता है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बेरेड डेट, यानी कि अगर आप कोई भी दो पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो उसको टाइम लिमिट्स देते हैं कि यस, अगर आप कंसिडरेशन नहीं, विदाउट कंसिडरेशन आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो आप एक डेट दो जहाँ पर आप उसको मस्ट फुलफिल करोगे। तो वो जो है वो एक टाइम लिमिट के अंदर प्रॉमिस जो है वो पे आउट होना चाहिए। नेक्स्ट आती है एजेंसीज। एजेंसीज नहीं क्रिएट नेसेसरी नहीं होती है किसी भी कंसिडरेशन में कोई भी एजेंसीज़ को क्रिएट करना। एजेंसीज आप कह सकते हैं कोई भी थर्ड फोर्थ पार्टी जिससे आप पैसा निकलवा सकते हैं। तो कोई ऐसी नीड नहीं होती है अगर यहाँ पर अगर कोई भी दो पार्टीज़ फुलफिल हैं या फिर कैपेबल हैं देने के लिए पैसे। तो नेक्स्ट आता है कंप्लीट गिफ्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एक रूल चलता है दैट इज़ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पर क्या होता है कि गिफ्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पर कैपेबल नहीं होते, एबिलिटी नहीं होती कि आप उन्हें गिफ्ट से प्रोवाइड करो। एक टाइम के लिए चल सकता है बट स्टिल आपको उसकी कंसिडरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डोनर है और डोनी है वो क्या करते हैं कि चलो गिफ्ट, ये वाला गिफ्ट ले लो और हमारा काम ख़त्म। तो यहाँ पर ये भी अगर दो पार्टीज़ इंसिस्ट हैं, दो पार्टीज़ अगर कैपेबल हैं और दो पार्टी रेडी हैं इस चीज़ को कम्पीट करने के लिए, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना, एवरीथिंग इज़ फाइन अगर दोनों पार्टी जो है वो रेडी हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए।
नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। रिलेटेड होता है डॉक्ट्राइन ऑफ क्रिएटिविटी से ही, जैसे कि एक जर्नल रूल होता है लॉ का, जैसे कि दो पार्टीज़ हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं साइन बीच में, तो कोई भी थर्ड पार्टी आकर उसमें स्यूट नहीं कर सकती। स्यू का मतलब होता है मुकदमा दर्ज करना किसी के खिलाफ, तो वो कुछ थर्ड पार्टी ऐसा नहीं कर सकती, उसके पास राइट नहीं है। तो ये मिलता जुलता ही है डॉक्ट्राइन ऑफ क्रिएटिविटी से, कि वहाँ पर क्या होता था कि कोई प्राइवेसी होती है दो पार्टीज़ के बीच की, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ जो है वो एप्लीकेबल होती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं यहाँ पे, कोई भी पर्सन है वो पार्टी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हम उसके साथ नहीं कर रहा है, तो वो कुछ भी स्यू नहीं कर सकता, मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता मेरे खिलाफ। तो इट इज़ लाइक दैट, उसका बेनिफिट हो उसमें नहीं हो, इट डजेंट मैटर, बट दे कांट स्यू अपॉन एनी ऑफ द वन। नेक्स्ट आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं है, उसके पास कोई जिम्मेदारियाँ नहीं, कुछ भी इम्पोज नहीं कर सकता अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो पार्टीज़ के बीच की बात है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने कंसिडर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि व्हाट इज़ कंसिडरेशन, किस तरीके से एप्लीकेबल है, क्या है, कैसे है। तो ये लॉफुल होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लॉ के द्वारा एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जो हम कंसिडरेशन में दे सकते हैं। तो कुछ ये टर्म्स दी गई हैं, अगर इन टर्म्स में आप कुछ भी कंसिडरेशन देते हो तो ये अनलॉफुल मानी जाती है। इनको छोड़ के आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, बट इनको नहीं करना है आपको। सबसे पहला होता है कि इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, अगर ये लॉ की तरफ से अनलॉफुल है, यानी कि वो लॉ की तरफ से इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए बी सी ने किसी भी एग्रीमेंट में एंटर करते, तीन लोग ना कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी एक पर्सन जो है उसको गेन हमने डिवाइड करा, तीनों का गेन जो है वो इतना आ रहा है, बट जो कोई भी एक पर्सन है वो फ्रॉड माना जाता है, या फिर जो गेन्स है वो फ्रॉड माने जाते हैं, तो वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। तो वो फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि लॉ के नज़रिए से अनलॉफुल हो जाएगा और इलीगल माना जाता है। तो उस केस में हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं अपने कंसिडरेशन पे। तो सेकंड पॉइंट होता है इफ़ इट इज़ सच अ नेचर दैट इफ़ परमिटेड इट वुड बी डिफीट बाय प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून के नज़रिए से परमिटेड नहीं है, परमिशनेबल नहीं है, डिफीट करा जा चुका है, हटा जा चुका है, उसको भी आप एज अंडर द कंसिडरेशन नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई भी इंसान इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, तो वहाँ पर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, उसको आप कंसिडरेशन में कुछ नहीं दे सकते हो, बिकॉज ऑफ वो इंसॉल्वेंट है। वो आपको क्या देगा कंसिडरेशन में? कुछ भी नहीं, फाइनल डिस्चार्ज वो आपको कर ही नहीं सकता जब तक वो फुली एंड फाइनल डिस्चार्ज नहीं हो चुका है बाय द विजन ऑफ लॉ। तो तब तक आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन। किसी भी टर्म्स में आप किसी भी तरीके से उसके साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट फाइल नहीं कर सकते। और अगर वो हार जाता है तो इट वुड बी द वर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विच यू आर गोइंग टू बी फाइल, तो ये नहीं हो सकता, स्टार्टिंग से ये वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट आता है अदर रूल ऑफ, मतलब इंडिया के अंडर में ही आप कह सकते हो कि कोई रूल है, फोर्स है, तो उस केस में भी अंडर द इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटर ऑफ इंडिया आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम रूल चलता है कि अंडर द इंडिया एक तो आप कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर से जो आपकी कंसिडरेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए बाय द विजन ऑफ लॉ। नेक्स्ट आता है इफ इट इज़ फ्रॉडलेंट, अगर वो फ्रॉडलेंट है, फ्रॉड है कोई भी, तो वो इलीगल माना जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक कोई भी अनदर कंपनी है, वो आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर रही है और आप दूसरी पार्टी हैं और आप समझ नहीं पाते हो उस फ्रॉड को, तो वो वहाँ पर भी वॉइड माना जाता है। ये बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह से होता है, मेनली जो फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो ये लीगल माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्विजन ऑफ लॉ। नेक्स्ट आता है अगर वो कोई भी पर्सन है, कोई भी पार्टी है, अगर वो किसी पर्सन को इंजरी कर रही है, किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी कर रही है, तो वो भी अनलॉफुल मानी जाती है। आपको कोई भी इंजरी नहीं करनी है टुवर्ड्स द पर्सन, टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अगर ऐसा होता है तो फिर वो अनलॉफुल मानी जाती है, वो इलीगल होती है। नेक्स्ट होता है कि कोई भी कोर्ट्स अगर जो रिकॉर्ड कर देती है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है पहले समझता है। पब्लिक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो लॉ कंसीडर करता है, इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट होता है। ये जो है वो डिस्क्राइब करी जाते हैं अनट्रूथवर्सी गाइड, यानी कि अनबिलीवेबल होती है ये, तो इस पर ज़्यादा बिलीव, अगर आप इसके अंडर में हो, अगर आप इस पर ज़्यादा बिलीव करते हो तो वो भी अनलॉफुल होता है, इमोरल होता है, ये इलीगल एक्ट होते हैं, तो इस पर हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी लॉ जो है वो रिगार्ड करती है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यानी कि वो कंसीडर नहीं करती है अंडर द लॉ। तो नेक्स्ट अब पब्लिक पॉलिसीज़ के कुछ जर्नल हेड्स होते हैं, इसको पढ़ते हैं कि पब्लिक पॉलिसी और क्या होता है, इसको अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहला है ट्रेडिंग विद द एनिमी। अगर आपकी किसी भी अपनी दुश्मनी से कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं आप अपने किसी दुश्मन से, तो फिर वहाँ पर भी वो पब्लिक पॉलिसी के हेड में आता है, जो इलीगल माना जाता है इन टर्म्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग प्रोस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है कि कोई भी शिफ्टिंग के प्रोस्क्रिप्शन में अरेंज करना, फॉर एग्जाम्पल है
ए और बी के साथ कुछ केस चल रहा है, तो उन्होंने ए ने बी से प्रॉमिस किया कि भाई ठीक है छोड़, अब हम केस वेस सब बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो केस चल रहा था पहले वाला फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, वो हमने बंद कर दिया। बाद में उसने क्या करा, ए ने उसके अगेंस्ट रॉबरी का और प्रोमिस टू रिस्टोर यानी कि रॉबरी का और रेवेंजेंस सबको लेने के लिए उसने क्या करा, उस पर रॉबरी का केस डाल दिया। अब वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाता है, बिकॉज ऑफ आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, आप चीज़ों को धुदला नहीं सकते हो, आप अगेंस्ट मतलब कुछ और बात थी उसको आपने कुछ और टर्म दे के कंडीशंस दे के आपने कुछ और उसको कर डाला, तो ये सब कुछ वॉइड माना जाता है। एग्रीमेंट ही वॉइड माना जाता है स्टार्टिंग से ही, कि आप ऑब्जेक्ट जो है वो शुड क्लैरिफाई कि आप किस चीज़ पर केस फाइल कर रहे हो, किस चीज़ पर आप पब्लिक पॉलिसी बना रहे हो। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिजिनेशन। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ कनेक्शंस हैं, मैं आपको बताती हूँ, मेंटेनेंस और चैम्पर्टी। इम्प्रॉपर प्रमोशंस के बिहाफ पे विवाद होना, लिजिनेशन मतलब होता है विवाद होना, तो किसी भी इम्प्रॉपर प्रमोशन की वजह से कोई विवाद हो रहा है। एग्जाम्पल मेंटेनेंस, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी वाला पढ़ाया था कि वहाँ पे कोई स्ट्रेंजर जो है वो किसी के बिहाफ पे बात कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे कोई भी लीगल इंटरेस्ट, लीगली आप उस जगह पर बाउंड नहीं हो, इधर वो थर्ड पर्सन हो कोई भी हो, तो वहाँ पर आप नहीं बोल सकते हो। इट इज़ कॉल्ड मेंटेन। यहाँ पे डिफेंस नहीं कर सकते हो आप किसी का भी, अगर आप थर्ड पार्टी हो तो। नेक्स्ट है चैम्पैरिटी। चैम्पैरिटी का मतलब होता है बार्गेनिंग, अ काइंड ऑफ बार्गेनिंग। जैसे हम क्या करते हैं, हमने एग्रीमेंट में कुछ और डिज़ाइन किया था कि हम ये देंगे कंसिडरेशन के बिहाफ पे, लेकिन हमने क्या करा कि उस चीज़ को बदल दिया। हमने कहा कि नहीं भैया हम इस समय ये नहीं दे पाएंगे, हम ये दे देते हैं, चेंज कर दिया। तो इस केस में भी ये वॉइड माना जाता है, ये कोई भी एग्रीमेंट जो है वो फुलफिल नहीं होता है। इट इज़ कॉल्ड चैम्पैरिटी। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के, जो हमने इस चैप्टर में कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप इन्हें करना, इसके बाद मैं इसके लास्ट में आंसर्स दूंगी वीडियो के एंड में। तो आप ये देखना कि ये पूरा चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ख़त्म कर दूंगी। ये सब कुछ जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कराया, सेकेंड पार्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हम इसके बाद 2-3 टॉपिक्स रह रहे हैं हार्ड टू हार्ड, उसको हम खत्म करेंगे। चैप्टर खत्म होने वाला है। यूनिट बहुत बड़ा यूनिट था, मैंने फिर भी आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाकर मैंने आपको फ्रॉम द बुक पढ़ाया, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो इजी होगी। तो आप इसको साथ साथ करते चलना। इसका पार्ट 3 बनने वाला है कुछ दिनों में, वो ही भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको तीनों पार्ट्स को अच्छे से एक बार बैठ कर देखना, उसके बाद इनके नोट्स बनाना, फिर ही आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो इस वीडियो को, इस चैनल को। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।